रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय सबसे बड़ी भूल यही होती है कि विद्यार्थी तीनों गतिविधियों संचालन, विनियोग और वित्तीय को आपस में मिला देता है। याद रखो, 3 अलग अलग सेक्शन होते हैं, हर एक में अपने अपने आइटम, और आखिर में तीनों को जोड़कर रोकड़ में हुआ कुल बदलाव निकाला जाता है। फिर बंद रोकड़, शुरुआती रोकड़ में यही बदलाव जोड़कर। यही पूरा ढांचा है, 3 सेक्शन, एक कुल योग। अब हर बदलाव के पीछे का तर्क। देनदार वो ग्राहक जिनसे हमारा बकाया है। अगर देनदार घट जाए, मतलब ग्राहकों ने हमें पैसा दे दिया, तो रोकड़ आई। यही तर्क। लेनदार जिन्हें हमें देना है। लेनदार बढ़े, मतलब हमने ज्यादा माल उधार लिया, रोकड़ खर्च नहीं हुई, रोकड़ बची। स्थायी परिसंपत्ति बेचना, यह दिन प्रतिदिन का व्यापार नहीं, लंबी अवधि की संपत्ति से निपटना है, इसलिए विनियोग। और डिबेंचर वापस करना, उधार चुकाना, यह वित्तीय गतिविधि और रोकड़ बाहर जाने से आउटफ्लो। यही 4 तर्क इस पूरे सवाल की जान हैं। पहले पूरा सवाल पढ़ो। शुरुआती रोकड़ बैलेंस 60,000, बंद रोकड़ बैलेंस 72,000, यही अंत में सत्यापित करेंगे। फिर कुछ बदलाव दिए हैं, देनदार घटे 30,000, लेनदार बढ़े 42,000, बिके स्थायी परिसंपत्तियां 1,20,000, डिबेंचर वापस किए 3 लाख, और साल का शुद्ध लाभ 1,20,000। इन सबसे रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना है। ध्यान दो, डिबेंचर वापसी मतलब रोकड़ बाहर गया, यानी आउटफ्लो। बाकी सब अपनी अपनी गतिविधि में जाएंगे। समझो, दुकान चलाने वाले की 3 तरह की रोकड़ आती जाती है। पहली, रोज के काम से माल बेचा, माल खरीदा, खर्चे चुकाए, यह संचालन गतिविधि। दूसरी, परिसंपत्तियों से नई मशीन ली, पुरानी बेची, यह विनियोग गतिविधि। तीसरी, पैसा जुटाने से शेयर या डिबेंचर जारी किए, कर्ज लिया या चुकाया, यह वित्तीय गतिविधि। आखिर में शुद्ध बढ़त या गिरावट निकाली जाती है और उसे शुरुआती रोकड़ में जोड़कर बंद रोकड़ पाया जाता है। पहला सेक्शन, संचालन गतिविधि से रोकड़। शुरुआत शुद्ध लाभ से 1,20,000। लाभ तो गिनती में आया, लेकिन असली रोकड़ निकालनी है। अब कामकाजी पूंजी के बदलाव। देनदार घटे 30,000, सोचो तर्क से, देनदार घटने का मतलब ग्राहकों ने हमें पैसा दे दिया, तो अच्छा, रोकड़ आई, इसीलिए जोड़ो। लेनदार बढ़े 42,000, लेनदार बढ़ने का मतलब हमने माल उधार खरीदा, रोकड़ खर्च नहीं हुई, रोकड़ बची, इसीलिए जोड़ो। 1,20,000 जमा 30 जमा 42, कुल 1,92,000। यह संचालन से रोकड़। दूसरा सेक्शन, विनियोग गतिविधि। यहाँ वे लेन देन आते हैं जो लंबी अवधि की संपत्तियों से जुड़े हैं, निवेश, मशीन, जमीन। यह दिन प्रतिदिन की लेन देन नहीं। यहाँ दिया है, स्थायी परिसंपत्तियां बेची गईं 1,20,000। स्थायी परिसंपत्ति बेचने से रोकड़ आई, क्योंकि जो हमारी अपनी जायदाद थी उसके बदले पैसा मिला। बेचने से रोकड़ आई तो इनफ्लो। विनियोग से रोकड़ 1,20,000। बस इतना ही, इसमें कुछ और नहीं। तीसरा सेक्शन, वित्तीय गतिविधि। जब कंपनी शेयर या डिबेंचर जारी करती है तो रोकड़ आती है और उन्हें वापस करने पर रोकड़ जाती है, यह वित्तीय। डिबेंचर वापस किए गए 3 लाख। डिबेंचर धारकों को हमने पैसा लौटाया, रोकड़ बाहर गई, आउटफ्लो, इसलिए कोष्ठक में लिखा, यानी ऋणात्मक। वित्तीय गतिविधि में रोकड़ घटी 3 लाख। यही ध्यान, आउटफ्लो को माइनस की तरह रखो, इसे मत भूलो। अब पूरा हिसाब मिलाकर देखो। संचालन से 1,92,000, विनियोग से 1,20,000, वित्तीय में 3 लाख घटे। तीनों का योग 1,92,000 जमा 1,20,000 घटाओ 3 लाख, बचा 12,000। यही रोकड़ में हुई शुद्ध बढ़त।
अब इसे शुरुआती रोकड़ 60,000 में जोड़ो, मिलता है 72,000। और सवाल में बंद रोकड़ बैलेंस भी 72,000 दिया है। हमारा उत्तर बिल्कुल बैठ गया। यही सत्यापन है। और वो धोखा। कई विद्यार्थी संचालन के बाद रुक जाते हैं, बस वही जोड़कर बंद रोकड़ निकाल लेते हैं, विनियोग और वित्तीय भूल जाते हैं। यह घातक है। तीनों गतिविधियों को मिलाकर ही रोकड़ का कुल बदलाव निकलता है। वित्तीय का आउटफ्लो 3 लाख नजरअंदाज करो तो बंद रोकड़ 2,92,000 आ जाएगी, जबकि सवाल में 72,000 दिया है। तो तीनों सेक्शन हमेशा जोड़ो। सार 3 लाइन। पहला, संचालन से रोकड़ शुद्ध लाभ जमा चालू परिसंपत्तियों में कमी जमा चालू देनदारियों में बढ़त। दूसरा, रोकड़ का कुल बदलाव तीनों गतिविधियों को सही चिन्ह के साथ जोड़ो। तीसरा, बंद रोकड़ शुरुआती 60,000 में 12,000 की बढ़त 72,000। रोकड़ प्रवाह का यही ढांचा हर सवाल में काम आएगा। अगली वीडियो में देखेंगे बैलेंस शीट से पूरा रोकड़ प्रवाह विवरण, जहां परिसंपत्तियों और देनदारियों में हुए बदलाव से तीनों सेक्शन बनते हैं। वही एएस फॉर्मेट, यही 3 सेक्शन वाला ढांचा। पूरा कोर्स हर कॉन्सेप्ट कदम दर कदम परीक्षा के हिसाब से तैयार, सब mpboard.ai पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।